नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लैनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम एनसीईआरटी 6 क्लास पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की और इस सीरीज में हम चैप्टर 4 पर पहुंच चुके हैं। चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड बायल्स टेल अस। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले सॉरी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये चैप्टर जो है वो हम पढ़ रहे हैं 1500 बीसी से 500 बीसी, लगभग 1000 साल का टाइम पीरियड है, उसके बीच का जो समय है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो बोला जाता है वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड हियर आर बिलोंग्स टू वैदिक पीरियड। ओके, मैरी इन द लाइब्रेरी, बच्चे स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी बुक्स उनको दिखती हैं, जिनमें से एक सेट होता है वेदास का। तो वेदों को के बारे में इसमें डिस्कशन है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। वेद आप लोगों ने नाम सुने होंगे, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी भी होगी इनके बारे में। 4 हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। द ओल्डेस्ट वेद इज ऋग्वेद, कंपोज अबाउट 3500 ईयर्स अगो। आज से 3500 साल पहले लिखा गया था, मतलब 1500 बीसी में लिखा गया था। द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिम्स कॉल्ड सुक्त और वेल सेड। अब ऋग्वेद जो है वो उनमें जो श्लोक जैसे जो लिखे हुए हैं ना, उन श्लोकों को सुक्त कहा जाता है। हिम्स, उन्हें सुक्त का मतलब है सूक्त, यानी कि वेल सेड, अच्छा जो बोला गया है। दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। मोस्ट ऑफ द जो श्लोक हैं, सुक्त हैं, वो किसी देवी या देवता को खुश करने के लिए, उनसे कोई वरदान पाने के लिए उनके प्रेज में लिखे गए हैं। दीज गॉड्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट, अग्नि, इंद्र और सोम। और जो ऋग्वेद में जो इम्पोर्टेंट गॉड है वो है अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि मतलब गॉड ऑफ फायर, अग्नि के देवता। इंद्र, इंद्रदेव का भी नाम सुना है, द वॉरियर कोड। एंड सोम, सोमदेव, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड, यानी कि जो सोम रस पिया जाता है था, उसको सोमदेव बोला जाता है, उस प्लांट को। दीज तो ये 3 चीजें ऋग्वेद टाइम में इम्पॉर्टेंट थी। ऋग्वेद के बाद वाले जो पीरियड में है, लेटर वैदिक पीरियड में, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखे गए थे। ठीक है, मतलब 1000 बीसी में। ओके, उस पीरियड को ऋग्वेद कहा जाता है। उस समय में ये जो 3 इम्पोर्टेंट देव थे, इनकी जगह दूसरे देवों ने ले ली थी। These hymns were composed by sages, ऋषिज, जो ऋषि थे उनके द्वारा ये लिखे गए हैं। Priests taught students, और फिर जो पंडित हैं या फिर गुरु हैं वो इन्हें अपने गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते थे, उन्हें याद करवाते थे एज इट इज, मतलब बिल्कुल डिफरेंस नहीं होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन में, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ उन्हें पढ़ाया जाता था, मेमोराइज करवाया जाता था। मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज, टॉट एंड लर्न बाय मेन। ज़्यादातर जो सुक्त है वो आदमियों द्वारा या पुरुषों द्वारा लिखे गए हैं, कुछ हैं उनमें से जो स्त्रियों ने भी लिखे हैं। ऋग्वेद इज एन ओल्ड एंड वैदिक संस्कृत, और तीनों जो चारों वेद हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, जिसमें से ऋग्वेद है वो वैदिक संस्कृत में लिखा गया, मतलब थोड़ा सा अभी जो हम संस्कृत पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट एंड थोड़ा सा डिफरेंट है वैदिक संस्कृत। ठीक है, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। अब हम भाषाओं की बात करते हैं तो वैसे हम अपनी संस्कृति में कहते हैं इंडियन लोग के जो संस्कृत है वो भाषाओं की जननी है, सभी भाषाओं की। बट हिस्ट्री में हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि संस्कृत जो है वो एक लैंग्वेजेस को मिला के फैमिली बनती हैं, उस फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का पार्ट है, और उस फैमिली का नाम है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। जिस इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में कुछ इंडियन लैंग्वेजेस आती हैं, कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस आती हैं। इंडियन लैंग्वेज कौन सी आती है? आसामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, एनसीबी, मतलब नॉर्थ इंडिया और आसामीज और थोड़ा वेस्टर्न पार्ट की इंडियन लैंग्वेजेस आती हैं। और एशियन लैंग्वेजेस सच एस पर्शियन, कुछ एशियन लैंग्वेजेस भी आती हैं इसमें, और कई सारी यूरोपियन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ज़्यादातर सभी यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो इंडो यूरोपियन मतलब इंडियन इंडियन लैंग्वेजेस, पर्शियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस को मिला के फैमिली एक बनती है इंडो यूरोपियन, उस फैमिली का पार्ट है संस्कृत लैंग्वेज। इसके बहुत सारे ये फैमिली
जो लैंग्वेजेस हैं उनकी फैमिली बनती इस बेस पे है कि उनके जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं, मतलब जिन मूल शब्दों से उनका विकास हुआ है भाषा का, वो मूल शब्द सिमिलर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल संस्कृत में मात्र कहते हैं, हिंदी में माँ कहते हैं, और इंग्लिश में मदर कहते हैं। तो मात्र, माँ, मदर, ये सिमिलर है इनका ओरिजिन इन वर्ड्स का। और भी इस तरीके के बहुत सारे हैं। अदर लैंग्वेजेस यूज इन सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज, और जो इंडिया में बाकी जो लैंग्वेजेस हैं वो अदर फैमिलीज से बिलोंग करती है, वो इंडो यूरोपियन फैमिली की नहीं है। फॉर इंस्टेंस जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है लैंग्वेजेस, मतलब आसामीज को छोड़ के अरुणाचल की है, मिजोरम की है, जितने भी 7 स्टेट्स हैं उन सब में, तिब्बत में और जो चाइना में बोले जाते हैं तिब्बतो बर्मन फैमिली की लैंग्वेजेस है। फिर दूसरा एक फैमिली होती है द्रविडियन फैमिली, उसमें कौन सी आती है, जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जो साउथ में बोली जाती हैं, वो फैम वो लैंग्वेज द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है। और एक होता है ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, तो जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट बच गया, झारखंड झारखंड और सेंट्रल इंडिया, वो भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये फैमिली आपने पढ़ी, तिब्बतो बर्मन, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली एंड इंडो यूरोपियन फैमिली। तो संस्कृत पार्ट है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का, फैमिली का। The books we use are written and printed. The Rig Veda was recited and heard rather than read. It was written down several centuries after it was first composed and written less than 200 years ago. जो ऋग वेद है वो 3500 साल पहले लिखी गई है। उससे पहले जब वो लिखी गई 3500 साल पहले, उससे पहले उसे बोला जाता था। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, कई वर्षों तक, कई सेंचुरीज तक मूक तरीके से आगे बढ़ती रही थी, जिसे बोला जाता है स्मृति और श्रुति। मतलब श्रुति यानी कि सुनना। जो वेद है वो कहा जाता है कि किसी भी इंसान ने का कंपोजिशन एक्चुअल में किसी इंसान ने नहीं लिखे हैं। मतलब जैसे कि कोई बुक है तो किसी ऑथर है उसका कोई। ऋग्वेद जो वेद है हमारे, उनका कोई ऑथर नहीं है, मतलब किसी एक इंसान से वो बिलोंग नहीं करते हैं। ऋषियों ने लिखे हैं तो भी उन्होंने सुना है। सुना किससे है, हम वेदों में पढ़ते हैं कि जो वेद के हिम्स हैं, सूक्त हैं, वो सुने गए हैं नेचर से या गॉड से। मतलब जब ध्यान लगाते थे ऋषि, और फिर वो उस सच को पाते हैं, ध्यान उस सच को प्राप्त करने के लिए, और वो सच उन्हें नेचर से मिलता है, यानी कि वहां से सुनाई देता है। इसीलिए इनको श्रुति कहा जाता था, इनके श्लोक को, इनके सुक्त को। और फिर सुनने के बाद स्मृति में उन्हें रखा जाता है और आगे पास ऑन किया जाता है नेक्स्ट जनरेशन तक। ठीक है, तो रिसाइटेड एंड हर्ड, श्रुति और स्मृति। और फिर उसके बाद उनको कई सालों बाद, 3500 साल पहले जब लिखा गया, तो तब वो लिखे गए थे। और फिर लिखे गए तो छाल के या पत्तों पे, पेड़ की छाल, उन सब की चीज़ों पर लिखे गए। और अभी जो हम प्रिंटेड बुक्स जैसे देखते हैं, तो लगभग 200 साल पहले ही जो हम पेजों पर प्रिंट देखते हैं बुक्स का, तब ऋग्वेद आज के पेजों पर लिखी गई थी 200 साल पहले। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद। अब हम इस चैप्टर में वेदों की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो हिस्ट्री को हम पुरानी, जो बहुत साल पहले की हिस्ट्री है, वो सोर्सेस के थ्रू पढ़ते हैं। ऋग्वेदा 3500 साल पहले जो सबसे पहली बुक लिखी गई थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मतलब रिटन एविडेंस जो अवेलेबल है वो ये वेद ही है। उससे अलावा जो रिटन एविडेंस है वो बहुत बाद में लिखे गए हैं। मतलब 500 साल, आज से 500 साल पहले, जब आज से 500 बीसी में जो लिखे गए थी बुक्स वगैरह, जो भी चीजें हैं, वो बहुत बाद में लिखी गई, धर्म सूत्र वगैरह। सबसे पहले ऋग्वेद, सामवेद और ये 4 वेद लिखे गए थे। इसीलिए उस समय की सोसाइटी को जानने के लिए, हिस्ट्री को जानने के लिए, इन वेदों को आर्कियोलॉजिस्ट इस तरीके से पढ़ते हैं, एक सोर्सेस के तरीके से। तो है क्या उसमें, Some of the hymns in the Rig Veda are in form of dialogues. कुछ श्लोक के तरीके से है, और तो कुछ डायलॉग्स के तरीके से भी सूक्त लिखे गए हैं। मतलब बातचीत हो रही है दो लोगों के बीच में। एक एग्जाम्पल इसमें लिखा गया है, एक सेज है, ऋषि है, नेम विश्वामित्र, और 2 रिवर्स हैं, व्यास और सतलुज। व्यास और सतलुज क्या है, ये इंडस की ट्राइब्यूटरीज है। तो इन दोनों के, इनको देवी के रूप में माना गया है। व्यास नदी और सतलुज नदी को
हम अपने नेचर को ही देवी और देवताओं के रूप में मानते हैं, ठीक है। जैसे अग्निदेव, अग्नि एक्चुअल में तो एक नेचुरल चीज है, बट उसको ऋग्वेद में इन चीजों को, देव, नदियों को, चीजों को, सबको देवी और देवताओं के रूप में मानकर उनकी पूजा की जाती थी और उनसे कम्युनिकेट किया जाता था। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये इन नदियों के बीच में और विश्वामित्र के बीच में है, जो नदियां गॉडेस के तरीके से पूजी जाती थी, ठीक है। ये जैसे 3500 साल पहले इस तरीके से लिखे जाते थे पेपर, आज के जैसे पेपर नहीं होते थे। अ पेज फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा, ऋग्वेद के एक मैन्युस्क्रिप्ट का एक पेज है, इस तरीके की ओल्ड संस्कृत है ये। ऑन बर्च बार्क, मतलब पेड़ की जो छाल होती हैं उनको पीट पीट कर पत्थर की तरह, पेज की तरह बनाया जाना और उन पर लिखे जाते थे। तो यहाँ से देख रहे हो तुम, ये खराब हो गया है पेज ऑब्वियसली इतने साल बाद, तो बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व करके रखना पड़ता था, गल सड़ ना जाए या कीड़े मकोड़े ना खा जाए इनको। और ये जो है ये कहाँ पर प्रिजर्व किया गया है अभी, लाइब्रेरी महाराष्ट्र में। और पहले कहाँ पर ये प्रिजर्व होते थे, इंडिया में भी पुराने समय से ही लाइब्रेरीज बनी आई हैं, या फिर मंदिरों से, या उस बहुत पुराने समय में तो मंदिर नहीं थे, गुरुकुल वगैरह में इनको प्रिजर्व करके रखा जाता था। फिर लाइब्रेरीज भी बनी थी बहुत पुरानी, उन लाइब्रेरीज में इनको प्रिजर्व करके अच्छे से रखा जाता था। और अभी का जो स्क्रिप्ट है ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र पुणे में लाइब्रेरी में प्रिजर्व्ड है। हम विश्वामित्र और रिवर्स के बीच की जो बातचीत कर रहे थे वो क्या है बातचीत, विश्वामित्र कहते हैं, और रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, लाइक टू शाइनिंग काउस दैट लिक देयर काउस। अब विश्वामित्र जो है वो नदियों से प्रे कर रहे हैं कि आप लोग माउंटेन से नीचे आइए हम लोगों के पास, हमें आपके जल की आवश्यकता है। जैसे कि एक हॉर्स आता है, मतलब जो घोड़े हैं वो बिल्कुल स्मूथली रन करके आ रहे हैं, ऐसे आप आइए। और जैसे गाय आती है अपने बच्चों को प्रेम करने के लिए भागी भागी, तो मतलब इस उत्सुकता के साथ आप हमारे पास आइए। यू मूव लाइक चैरिट्स टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्र, और इंद्र के से ही वरदान पाकर, शक्ति पाकर आप लोग रथ की तरह आगे बढ़ते हुए समुद्र में जाकर मिल जाइए। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर। आप लोगों में बहुत ही ज्यादा जल भरा हुआ है और एक दूसरे के साथ मिलने की चेष्टा रखते हैं, क्योंकि ये इंडस के ट्राइब्यूटिकीज हैं तो आपस में एक जगह ही तो कहीं पर जाकर मिल ही रही हैं। द रिवर्स बोलती हैं फिर रिवर्स, वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस, वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप, व्हाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज। फिर ये नदियां कहती हैं कि हम में इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है और हम उस रास्ते पर चलेंगे जो देव ने, भगवान ने हमें दिखाया है। अगर हम यहाँ पर बहना शुरू हो गए तो फिर हमें रोकेगा कोई नहीं। नदियों का बहना फिर उसको, उसके बहाव को तो मोड़ा जा सकता है लेकिन उसको बंद नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं कि आप हमसे किस चीज के लिए प्रे कर रहे हैं, विश्वामित्र से पूछती हैं। विश्वामित्र कहते हैं, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी। मतलब यानी कि वो दोनों बहनें हैं नदियां आपस में ना, एक ही जगह आकर मिलती हैं इसलिए। तो बहनें नदियां, प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद हिज चैरियट एंड कार्ट्स, लेट योर वाटर नॉट राइज अबव आवर एक्सेल्स सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली। फिर वो कहते हैं कि नदियां कह रही हमें इतना ज्यादा पानी है, हम तो तहस नहस भी कर देंगे, हम तो बहना शुरू हुए तो रुकेंगे भी नहीं। तो फिर उनसे प्रे करता है कि मैं इतने दूर से आपके पास आया हूँ, अपने जो पानी को है ना वो बाउंड्रीज में ही सीमित रखना ताकि हम सेफ रहें, क्रॉस सेफ कर सकें। तो ये उनसे विनती करता, रिवर्स कहती हैं फिर कि वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। फिर वो उसे वरदान यानी कि तथास्तु कह देती है, ठीक है आप फले फूले, हम अपनी प्रेयर, आपकी प्रेयर को मानते हैं। हिस्टोरियंस, अब ये जो है इसको हो भी सकता है विश्वामित्र वो देव हैं, ऋषि हैं, तो उनके पास ऐसी पावर भी हो कि वो नदियों से बात कर सकते हैं, या फिर ये श्लोक भी हो सकते हैं सिंपली। बट इन ये मैटर नहीं है कि हम वो उनसे बात क्यों कर रहा है, कैसे कर पा रहा है बात। यहाँ पर हिस्टोरियंस कैसे पढ़ रहे हैं कि वो जो बात कर रहे हैं वो उस समय पर कर रहे हैं जहां पर कि ये नदियां बहती हैं।
हिम्स वॉज कंपोज इन द एरिया वेयर दीज रिवर्स फ्लो, मतलब वहीं पर ही ये ऋषि उन जगहों पर गया होगा ना, वहीं पर तो जाकर उन नदियों को देख रहे हैं। तो ये जो ऋग्वेद है जहाँ पर जो ज्यादातर डिस्कशन हो रहा है जिन चीजों के बारे में, वो इंडस रिवर के आसपास का एरिया है, और वहीं पर ही ये मतलब फिर ऋग्वेद लिखा गया होगा, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये लोग आज इस समय पहले रहते थे। दे ऑल्सो सजेस्ट दैट सेज लिव्ड इन अ सोसाइटी वेयर हॉर्सेज एंड काउस वर वैल्यूड एनिमल्स। अब वो कंपैरिजन जिस चीज से कर रहा है, मतलब अच्छी चीज से कर रहा है, तो यानी कि वो इम्पोर्टेंस रखते होंगे। हॉर्सेज और काउस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस थे, मतलब जैसे धन के तरीके से माना जाता है। पहले पैसा सिक्के वगैरह उतने नहीं थे, तो जो चीजें हैं लोगों के पास वही उनका धन है। जैसे अभी हम जमीन को एक तरीके से मानते हैं, एसेट्स के तरीके से, तो हॉर्सेज और काउस वर लाइक वैल्यूड एनिमल्स, एसेट्स लाइक। तो रिवर्स आर कंपेयर टू हॉर्सेस एंड काउस। और दूसरा फिर रथ के उससे भी हो रहा है, तो मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो उस समय पर थे वो सिर्फ बग्गी वगैरह नहीं थे, रथ बन गए थे, बहुत बड़े बड़े रथ बने होंगे भव्य। तो ये ट्रांसपोर्ट के मोड भी रहे हैं उस समय पे। इससे पहले का जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें क्या था, एक कार्ट हमको मिला था, मतलब बग्गी वगैरह। और अभी जो है डिफरेंस वो क्या है, आगे चैरियट्स बन रहे हैं। अदर रिवर स्पेशली द इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर आल्सो नेम्ड इन द हिम्स। अब ऋग्वेद में इंडस और बाकी उसकी जो 7 और नदियां हैं, ये सभी मिलाकर 7 नदियां हैं, इनका भी जिक्र है सभी में। और सरस्वती नदी का भी, जो कि अब सूख चुकी है, वो सिर्फ स्पेस से ही दिखाई पड़ती है, उसका जो पाथ है सरस्वती नदी का, तो वो भी मेंशन है ऋग्वेद में। मतलब उस समय पर ये थे ऋषि जब नदी बहती थी, ऑब्वियसली, मतलब इतनी बड़ी नदी वो स्पेस में जाके तो नहीं देखेंगे ना, उस नदी का डिस्क्रिप्शन है सरस्वती नदी का। तो ये लोग उस समय पर थे जबकि सरस्वती नदी बहती थी, तब ये ऋग्वेद लिखा गया था। तो जब सरस्वती नदी का जो बहा देखा जाता है वो एक्चुअल में 3500 साल पुराना है, तो ये एक कॉन्ट्रास्ट का इश्यू है। द गंगा और यमुना नेम्ड ओनली वंस। जो गंगा और यमुना नदी जिस जगह पर है, तो उस समय पर उस जगह पर मतलब ये थोड़े कम ही रहे होंगे, एक दो बार ही गए होंगे या फिर बहुत कम होंगे। इनका मोस्ट ऑफ द लिविंग एरिया है वो नॉर्थ वेस्ट ही रहा होगा। गंगा और सरस्वती वो तो सेंट्रल इंडिया के पास में आ जाता है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, इसीलिए उनका सिर्फ एक एक बार ही जिक्र है, एक बार गंगा का और एक बार यमुना का। तो वो गंगा और यमुना उस समय पर उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती थी, मतलब के। कैटल हॉर्सेस एंड चैरिट्स। अब उस समय पर कैटल हॉर्सेस और चैरिट्स इंपॉर्टेंट थे लोगों के लिए, तो उसके बारे में डिस्कस कैसे करते हैं। देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल चिल्ड्रन हॉर्सेस। बहुत सारी प्रेयर्स और बहुत सारे हिम्स हैं इनके बारे में, हॉर्सेस के बारे में, चैरिट्स के, कैटल के बारे में। और दूसरा पुत्र के प्राप्ति के लिए, मतलब बच्चों की प्राप्ति के लिए हवन यज्ञ और देवों को प्रसन्न करना, स्पेशली सन। तो ये उनकी उस समय की सोच है कि उन्हें क्या चाहिए, पुत्र चाहिए और पशु वगैरह चाहिए अच्छे बहुत सारे, और बहुत सारे घोड़े चाहिए हैं, रथ चाहिए हैं। हॉर्सेस वर योक टू चैरिट्स। अब घोड़ों को रथ के साथ जोड़ा जाता है, जो कि रथ फिर बैटल में इस्तेमाल होते थे। तो युद्ध का भी जिक्र है, तो मतलब उस समय पर बैटल होते थे, और किस चीज के बारे में होते थे वो भी डिस्क्रिप्शन है बहुत सारा। तो उससे निकल कर आता है कैप्चर कैटल, मतलब जिसके पास जितना ज्यादा पशुधन होगा वो उतना ही ज्यादा अमीर होगा। मतलब हजारों हजारों लाखों लाखों गाय हैं किसी के पास, किसी के पास 100-200 गाय हैं। अभी तो गाय रखता है कोई एक या दो, क्योंकि अभी उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, उस समय पर इंपॉर्टेंस थी। तो 100-200 1000 2000 ऐसे होते थे पशु किसी के पास, और वो उतना ही ज्यादा अमीर माना जाता था उस हिसाब से। तो युद्ध किस लिए लड़े जा रहे हैं फिर, तो कैटल को कैप्चर करने के लिए, दूसरे के पशुधन को कैप्चर करने के लिए। बैटल्स दूसरा लैंड के लिए लड़े जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली उनको रहने के लिए, फलने फूलने के लिए और ज्यादा लैंड चाहिए, उनके पास जितने ज्यादा पशु हैं तो उनके पैस्चर लैंड चाहिए, ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए लैंड चाहिए, बारले वगैरह उगाते थे, तो इसके लिए लैंड के लिए लड़ा जा रहा है युद्ध। और दूसरा फॉट फॉर वाटर, मतलब नदी का सोर्स जहां पर है उनके पास,
जहाँ पर नदियाँ ज़्यादा बहती हैं और नदी का सोर्स जहाँ पर है उसके लिए युद्ध लड़े जाते हैं। और कैप्चर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनके पास लोग हो सके। युद्ध में जो लोग हार जाते थे उन सभी को युद्ध बंदी बनाकर अपने साथ शामिल कर लिया जाता था और उन युद्ध बंदियों से फिर उनको स्लेव्स बनाया जाता था। ऐसे कोई स्लेव नहीं होता था उस समय पर, स्लेव्स बनाए जाते थे युद्ध बंदियों के रूप में। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर। फिर जो भी युद्ध में जीतने के बाद जितनी भी उनको वेल्थ मिलती है, जो भी सामान मिल रहा है, उसको ज्यादातर लीडर अपने पास रखता था और प्रीस को दिए जाते थे, मतलब दान के रूप में। और बाकी जो था वो अपने लीडर जो है अपने ग्रुप में सभी लोगों के में बांटता था उसको। सम वेल्थ वाज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ और sacrifices in which offerings were made into the fire। युद्ध वगैरह जीतने के पहले भी यज्ञ किए जाते थे कि उसकी सफल हो सके, और युद्ध जीतने के बाद भी यज्ञ किए जाते थे, मतलब एज अ थैंक्स और ऑफरिंग करने के लिए कि हमने जो जीता है वो ईश्वर के लिए भी समर्पित है। दीज वर मेंट फॉर गॉड एंड गॉडेसेस, ईश्वर के लिए, गॉड और गॉडेसेस के लिए होता था। ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, हवन वगैरह में घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स, मतलब पशु की भी बलि दी जाती थी उसमें। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, ज्यादातर इसमें आदमी पार्ट लेते थे वॉर में, मतलब जो औरतें थी उनके लिए नहीं था युद्ध। देयर वर नो रेगुलर आर्मी, कुछ नहीं थी कि एक स्टैंडिंग आर्मी नहीं है कि जब भी जरूरत है और आर्मी को ऑर्डर कर दिया और वो चल पड़ी। बल्कि जो भी ग्रुप में जो लोग पीपल रह रहे हैं, कभी वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और युद्ध की जरूरत पड़ी तो वही फिर युद्ध की तरफ भी जा रहे हैं। ठीक है, वैसे ट्रेंड रेगुलर आर्मी अलग से नहीं थी ऋग्वेदा टाइम पे, पर देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मीट एंड डिस्कस मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। लेकिन युद्ध लड़ना है या शांति करनी है, जो भी डिस्कशन होना है, उसके लिए उन ग्रुप ने असेंबलीज बना रखी थी और उनका लीडर वही होता था। एंड डिस्कस मैटर ऑफ वॉर एंड पीस, दे ऑल्सो चूज लीडर्स जो सबसे ज्यादा स्किलफुल होगा, लड़ने में ब्रेव होगा, मतलब एक अच्छा डिसीजन मेकर होगा, उसको एज ए लीडर चूज किया जाता था और उसे नाम दिया जाता था राजा। बट ये राजा जो था वो एक्चुअल में बाद में जो हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं राजा का, उसके तरीके से नहीं था वो, मतलब एक ग्रुप के लीडर के तरीके से ही बिहेव किया किया करता था। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, अब जो लोग हैं ग्रुप में रह रही हैं वो अपने को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। अब ग्रुप में रहना पहले ही लोगों ने शुरू कर दिया था, पर यहाँ पर जो ग्रुप थे वो एज ए कम्युनिटी के तरीके से शिफ्ट होने लग गए थे। ठीक है, और इससे पहले जो हमने पीरियड पढ़ा उसमें भी लोग रह रहे हैं, बट उनमें डिस्क्रिप्शन क्या है, उनके रूल्स क्या है एज ए कम्युनिटी, इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन अभी एज अ ट्राइब या फिर एज ए ग्रुप लोग रह रहे हैं तो अपने रूल्स, अपनी असेंबलीज, अपनी सभाएं, अपना लीडर ये चूज कर रहे हैं और एक तरीके से रह रहे हैं, मतलब लाइक मोर ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लिविंग, या फिर डिसिप्लिन्ड तरीके से रहना, एक रूल्स बना रहे हैं, डिसिप्लिन बना रहे हैं। ठीक है, देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, द प्रीस्ट। अब यहाँ पर जो थे वो लोगों की पहचान उनके काम से होती थी, ना कि जन्म से होती थी। मतलब अगर कोई प्रीस्ट है, कोई इंसान वो बनता है पंडित या ब्राह्मण, तो वो जन्म से नहीं है, वो कर्म से ब्राह्मण है। मतलब जो ब्राह्मण का काम कर रहा है या जो पंडित का काम कर रहा है उसे पंडित कहा जाएगा, जो लीडर का काम कर रहा है उसे राजा कहा जाएगा। राजा का बेटा भी राजा या राजकुमार नहीं कहलाएगा। तो जन्म से नहीं होते थे, इस समय पर जो काम होते थे वो कर्म से होते थे। ठीक है, परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड राजा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है प्रीस और राजा। राजा वॉज नॉट लाइक वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर, जो हमारा मैंने जैसे डिस्कस किया हमने कि जो मेन राजा का कंसेप्ट हमारे दिमाग में है वो तरीके के राजा नहीं थे ये। कैसे, क्या डिफरेंस था? दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, कोई राजधानी नहीं थी। मतलब राज्य है तो उसकी राजधानी भी हुआ करती है जहां से राजा अपने पूरे एम्पायर को देखता है, यहाँ पर कोई राजधानी नहीं थी। प्लेसेस और आर्मीज, मतलब ना तो पैलेसेस है उनके पास, राजमहल है, ना ही कोई स्टैंडिंग आर्मी है। मतलब एक कबीले के तरीके से समझो। नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, और ना ही वो राजा कलेक्ट
करता है टैक्स, तो आता कहाँ से, युद्ध से जो मिल रहा है धन उसको अपने लिए रखा, बाकी बांट दिया, इस तरीके से हो रहा है। टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर रहा है, क्यों करेगा, किसके लिए, क्योंकि अगर राजा टैक्स तो तब कलेक्ट करेंगे जब से आर्मी रखनी हो और सब कुछ मैनेज करना हो, ये सभी, वो सब तो कैसे हो रहा है, ग्रुप में हो रहा है, ग्रुप में ही सब डिसाइड कर रहे हैं जैसे जो चलना है। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजा, तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि कर्म की प्रधानता है उस समय पर, जो अच्छा लीडर बनने के लायक है, अगर राजा का बेटा ही अच्छा लीडर अपने को साबित करेगा तो वो राजा बनेगा, इसलिए नहीं कि वो राजा का बेटा है, ठीक है। तो read the previous sections once more and see whether you can find out what the rajas did. Two words were used to describe the people. अब ये जो राजा जिनका लीडर है एज अ होल कम्युनिटी, उस कम्युनिटी को क्या कहा जाता था, उस कम्युनिटी को मतलब जैसे अभी होता है ना कि कुम्हार है और ये इस तरीके के ग्रुप्स बने हुए, उस समय पर ऐसे नहीं थे। जो भी लीडर है उनका उस की कोई जाति के तरीके से पहचान नहीं थी, उन्हें बस कहा जाता था जन या फिर विश, ठीक है। अभी है एज अ ग्रुप को कहा जा रहा है जन या फिर विश, और विश से ही बाद में वैश्य शब्द आया था। सेवरल विश एंड जन आर मेंशन्ड बाय नेम, फिर किसी किसी विश ने या किसी जन, मतलब जन यानी कि ग्रुप ने, किसी विश ने अपना नाम अलग से रख लिया था, मतलब वो नाम उन्होंने किसी स्पेसिफिक काम की वजह से, या फिर उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहा हो उसके, या फिर वो जहां पर रह रहे हैं उसकी वजह से, मतलब उन्होंने अपने ग्रुप का कोई नाम सेलेक्ट कर लिया, सब कुछ। सो इफ फाइंड रेफरेंस टू पुरुजन और विश, मतलब पुरुविश या पुरुजन, पुरुजन है, भरतजन है, यदुजन है, ये ग्रुप्स के नाम उस समय पर डिसाइड होने शुरू हो गए थे बाद में। डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फेमिलियर, हमने यदुवंशी महाभारत में सुना है, यही वो यदुवंशी है जो मथुरा पे राज करते थे, ठीक है। भरत जन, भरत नाम यहाँ से पड़ा था, भरत जन, भरत राजा थे, उससे भरत जन पड़ा, और बाद में यहीं से भरत जन से ही सबसे पहला डिस्क्रिप्शन आया था ऋग्वेद में अपने देश का, भारत, क्योंकि भरत राजा थे, उस राजा के नाम पर उस ग्रुप को बाद में डिस्क्राइब किया गया, वो बहुत ही महान राजा थे इसीलिए, ठीक है। Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and their opponents Dasas. अब ज्यादातर ये जो लोग हैं, मतलब नॉट जस्ट अ ग्रुप, जितने भी सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट साइड पे ये जो लोग रहते हैं एक तरीके के, ये अपने को आर्य कहते थे, ठीक है। और जो ओपोनेंट्स हैं, यानी कि जो इनके तरीके, इनके कल्चर से बिलोंग नहीं करते, इनकी तरीके के सेक्रीफाइसेस नहीं करते हैं, मतलब कर्म वगैरह, कर्म कांड जो इनके तरीके के नहीं है, और दूसरा जो संस्कृत नहीं बोलते हैं, दूसरी भाषा बोलते हैं, तो एक तरीके से हो जाता है कि जो दूसरे देश से आउट ऑफ देयर लिविंग, जो उनके तरीके से नहीं रह रहे हैं, उनको दास कहा जाता था, या दस यूज, ठीक है। लेटर द टर्म दास, द फेमिनाइन दासी केम टू मीन स्लेव्स, फिर बाद में इनको दास, स्लेव जो पकड़ते थे दूसरे देश के या फिर दूसरे कल्चर के टाइप के युद्ध में, उनको दास कहा जाता था, तो फिर वो एक टर्म स्लेव के लिए यूज होने लगी, क्योंकि उनको दासों को पकड़ के ले आते थे युद्ध बंदी बनाकर, तो वही दास बाद में सभी स्लेव्स के लिए वो वर्ड यूज होने लग गया, ठीक है। मतलब एक प्रथा बन जाती है किसी नाम की, तो फेमस हो गया वो नाम। स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर, और ये स्लेव्स होते थे वही जो युद्ध बंदी के रूप में पकड़े जाते थे, ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑनर्स, और फिर उन्हें जो भी उनका बंदी बनकर आया है युद्ध में, उसी के हिसाब से उसको अपनी पूरी जिंदगी जीनी होती थी। बट देयर लाइफ, मतलब फिर भी डिफरेंस है वेस्टर्न वर्ल्ड में उस समय पर जो था, जैसे कि रोमन एम्पायर है, या फिर वेस्ट की जो ईस्ट जो कंट्रीज और वेस्ट कंट्रीज है, उनमें डिफरेंस ये था कि स्लेव्स इंडिया में इतने पुराने समय से थे, लेकिन उस स्लेव्स को भी इंसान के तरीके से ही ट्रीट किया जाता, नॉट लाइक एनिमल्स, मतलब उसको मार रहे, पीट रहे हैं, उनसे कुछ भी करवा रहे हैं, ये नहीं होता था। यानी कि बस ये है कि आप जैसे एक एम्प्लॉयर के तरीके से कर रहे हैं कि आप मेरे एम्प्लॉय हो और आपको ड्यूटीज दी जा रही हैं काम करने के लिए, जस्ट लाइक दैट, ओके। तो कोई भी बॉस है वो अपने एम्प्लॉयर को ट्रीट तो इंसान की तरह ही करता है, जानवर की तरह तो नहीं करता है ना।
तो ये स्लेव्स ऐसे ही होते थे. While the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. ऋग्वेदा नॉर्थ वेस्ट एरिया में लिखा गया था, लेकिन इस तरीके की डेवलपमेंट वो और जगह पर भी थी, मतलब आसपास के एरिया में भी थी इनका रहना निवास करना. अब दूसरा आता है, दूसरी जगह पर मतलब जिस जगह पर ये आर्य रहते थे उससे बाकी इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो पड़ा है, मतलब साउथ का पार्ट है, वहां पर क्या था, वो खाली तो नहीं पड़ा था. तो एक थियोरी ऐसे कही जाती है कि जो इनसे पहले रहते थे इंडियंस, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, वही लोग माइग्रेट करके आ गए थे और साउथ इंडिया की तरफ या ईस्ट इंडिया की तरफ लोग वो रहने लग गए थे, ईस्टर्न पार्ट में और साउथ सदर्न पार्ट में आ गए थे. तो वहां पर किस तरीके के डेवलपमेंट्स थे, कुछ मूक कहानियां हैं, मतलब वहां पर कोई रिटन एविडेंसेस नहीं है, ये सिर्फ जो दिख रहा है वो है. रिटन एविडेंस ऋग्वेद है, सदर्न इंडिया के बारे में कोई रिटन एविडेंस नहीं है इस समय का, 3500 साल का. मेगालिथ्स, तो जो चीजें मिली है उनसे पता चलता है कि साउथ इंडिया में लोग कैसे रह रहे थे. मेगालिथ्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स. मेगालिथ्स मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर, मेगा मतलब बड़ा और लिथ मतलब हम पहले से ही पढ़े आ रहे हैं, पैलियोलिथिक, लिथ 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 मतलब स्टोन. तो नॉन एज स्टोन बोल्डर्स, मेगालिथ्स लिटरली बिग स्टोन्स. तो यहाँ के जो लोग हैं उनका कल्चर मेगालिथिक था, बड़े बड़े स्टोन जो मिले हैं वहां पे उनसे समझा गया है. These were carefully arranged by people and were used to mark burial sites. The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago. 3000 साल पहले, ठीक है. तो 3500 साल पहले ऋग्वेद लिखा गया है और ये मेगालिथ लगभग 3000 साल के हैं. सदर्न इंडिया और दक्कन, दक्कन मतलब सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है, दक्कन का पठार, और सदर्न इंडिया यहाँ पर ये है. दूसरा नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में क्योंकि वहां पर ये लोग आर्यज नहीं थे, और कश्मीर बिल्कुल ही नॉर्थ एरिया में वहां पर. तो जहां पर आर्यंस रह रहे हैं उसके अलावा जो भी सब कॉन्टिनेंट है वहां पर मेगालिथिक कल्चर है, ठीक है. ये है क्या, बरियल साइट्स को मार्क करने के लिए इतने बड़े बड़े पत्थर को अरेंज किया गया है अच्छे तरीके से. और क्या है, ये है पिक्चर टाइप ऑफ मेगालिथ इज नॉन एज सिस्ट. ये है बड़े बड़े पत्थर, इनको मार्क करने के लिए रखा गया है. और ये है कब्र, मतलब बरियल है किसी की, इसको फिर बाद में ऊपर से ढक दिया जाता था, ठीक है. और ये एक होल है, यहाँ पर पिट होल है. ये होल यहाँ पर बाद में कि इसके अंदर सिर्फ एक इंसान की वो नहीं है, कब्र नहीं बनी हुई है. यहाँ पर बाद में भी और लोगों को भी इसके अंदर इस होल के थ्रू क्योंकि ऊपर से तो कब्र वापस दबा दी गई है पूरी मिट्टी से, कैसे पता चल रहा है, इन स्टोन से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी की कब्र बनी हुई है, मतलब लोगों को दबाया गया है. तो फिर पता तो मार्क कर देते थे कि यहाँ पर है, तो उन्हीं वही जगह पर जब और लोगों को दफनाना होता था तो इस होल के जरिए ही उनको वहां पर ट्रांसफर, मतलब उनकी बॉडी को ट्रांसफर कर दिया जाता था, ठीक है. इस इनको सिस कहा जाता था, मतलब ये जो बरेल से इनको सिस कहा जाता. सम सिस लाइक द वन शोन हियर हैव पोर्ट होल्स व्हिच कुड बी यूज्ड एज एंट्रेंस, ठीक है, किसी और बॉडी के एंट्रेंस के लिए ये पिट होल यहाँ पर साथ में बना दिया जाता था. While some megaliths can be seen on the surface, other megaliths burials are often underground. कुछ तो थोड़े सरफेस पे ही बने होते थे और कुछ बिल्कुल ही अंडरग्राउंड बने होते थे मेगालिथ्स. उनके ऊपर बस मतलब सरफेस पे हैं तो ये ऊपर से चारों तरफ ये बनाया गया है पत्थर, और ज्यादा ही अंदर सरफेस पे है, मतलब अंडरग्राउंड है, तो वहां पर एक बड़ा सा स्टोन एक रख दिया जाता है, तो उसको मार्क करने के लिए, ताकि पता चले कि हमने कहाँ पर दफना है. अभी क्यों पता चले वहां पर दफना है, क्यों, क्योंकि वहीं पर तो होल बना हुआ जिससे अगली बॉडी उसमें डालनी है, तो कोई मार्क डालना है, उसके लिए मार्किंग्स होती थी बड़े बड़े पत्थरों की, ठीक है. So sometimes archaeologists find a circle of stone boulders, single large stone. या तो ऐसे सर्कल में होते थे बड़े बड़े पत्थर, या फिर एक सिंगल लार्ज स्टोन होता था इंडिकेशन के लिए. All these burials have some common features. Generally, dead were buried with distinctive pots. अब इन सभी बरियल्स के सेम फीचर्स है, कॉमन फीचर्स है, तो इसलिए लगा जाता था कि यहाँ पर जहाँ जहाँ पर जिस जिस एरिया में है, मतलब सदर्न इंडिया, डेक्कन, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर, यहाँ पर ये सेम है, मतलब यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो सेम कल्चर को शेयर करते हैं, एक ही कल्चर से थोड़ा बिलोंग करते हैं, ठीक है.
तो सिमिलैरिटीज से पता चलता है लोग उस तरीके के कहाँ कहाँ रहते थे। इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, जो भी लोग दफनाए गए हैं उनके साथ जो चीजें दफनाई गई हैं वो सेम है, कॉमन है। जैसे कि उनके साथ मटके दफनाए जाते थे, कैसे, ब्लैक और रेड वेयर, मतलब काले और लाल रंग के मटके, मिट्टी के बने हुए, काली मिट्टी के और लाल मिट्टी के बने हुए मटके दफनाए जाते थे। ठीक है, अब इससे पहले जब हमने पढ़ा है मिट्टी के बर्तन वो कैसे होते थे, ब्लैक कलर के होते थे, सॉरी रेड कलर के होते थे, उस पे पेंटिंग होती थी ब्लैक कलर की। ये क्या है, काले और लाल मिट्टी के बर्तन हैं। फाउंड, ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन। आयरन इस समय पर आया था, इससे पहले जो 3500 साल पहले से क्या था, कॉपर था, इसीलिए उसको ब्रॉन्ज था, टिन था, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उस समय पर आयरन नहीं था। आयरन 3500 साल बाद इस समय पर आया था। तो टूल्स और आयरन के इक्विपमेंट्स, मतलब आयरन के वेपन्स और टूल्स वहां पर दफनाए गए हैं इनके साथ। उनके साथ और क्या है, हॉर्सेस। हॉर्स इससे पहले के समय पर नहीं मिलते हैं, हॉर्स की स्केलेटन, तो हॉर्स की जो हड्डियां हैं, मतलब वहां पर घोड़े भी दफनाए गए हैं। हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, पत्थर की और गोल्ड की ऑर्नामेंट्स हैं उनके साथ। ठीक है, अब ये क्या, आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथिक बरियल्स, लेफ्ट टॉप, ये क्या है, हॉर्स इक्विपमेंट है, एक घोड़ों को पहनाया जाता है उनके पैरों में। लेफ्ट बिलो एक्सिस, ये कुल्हाड़ी है। बिलो अ डैगर, एक कटार है, कृपाण। ठीक है, ये लोहे की है। ये सब उनके साथ दफनाई गई हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, अब उस समय पर जो सोशल डिफरेंसेस थे वो क्या थे। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। जो भी ऑब्जेक्ट्स वहां पर मिल रहे हैं वो जिस मरे हुए इंसान के साथ मिल रहे हैं वो शायद उसी से बिलोंग करते हैं, उसी के रहे होंगे, उसने यूज किए होंगे, इसीलिए उनको उसकी चीजों को उसके साथ दफना दिया जाता है। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर, कहीं किसी किसी ग्रेव में ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, किसी में कम है। तो ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा चीजें रही होंगी लाइफ में वो ज्यादा अमीर होगा और उसकी बिलोंगिंग्स उसके साथ दफनाई गई हैं। और जिसके साथ कम है, मतलब मिट्टी की चीजें हैं तो एक आधी हैं, तो वो थोड़ा गरीब रहा होगा। जिसके पास सोने की चीजें उसके साथ दफना दी गई, मतलब सोना आप चाहोगे कि दफनाना नहीं, लेकिन पहले जो चीज उसके साथ होती तो वो दफनाते थे। तो सोने के अगर ऑर्नामेंट्स किसी के साथ दफनाए गए हैं तो वो कोई अमीर इंसान रहा होगा, और जिसके साथ मिट्टी विट्टी के बर्तन है थोड़े बहुत बस, वो गरीब इंसान रहा होगा। और जिसके पास आयरन की उसकी चीजें हैं वो, मतलब वो कोई मिडिल क्लास टाइप का रहा होगा। इस तरीके से डिफरेंसेस किया जाता है कि उसके साथ क्या चीजें मिली हुई हैं। Here one skeleton was buried with 33 gold beads, मतलब 33 गोल्ड बीट्स हैं, मनिए हैं गोल्ड के, 2 स्टोन बीट्स हैं और 4 कॉपर बैंगल्स हैं एंड 1 कॉन्च शेल है, मतलब ये चीजें उसकी पर्सनल रही थी। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स, मतलब कुछ के पास सिर्फ कुछ एक दो मिट्टी के पॉट ही हैं। डिफरेंस इन स्टेटस अमंग द पीपल, ये था डिफरेंस। सम वर रिच, अदर पुअर, सम चीफ, अदर फॉलोअर्स, मतलब अलग अलग तरीके का था लोगों में डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस है ये इनइक्वालिटी नहीं है, एक तरीके से ये वो है कि जिस इंसान ने अपनी लाइफ में कमाया है वो उसको मिलेगा, जिसने नहीं की है मेहनत उसे नहीं मिलेगा। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये सोशल डिफरेंसेस नहीं है एक तरीके से, मतलब हम मानना चाहें तो ऐसे कहते हैं कि भाई सोशल डिफरेंस बहुत ज्यादा था, कुछ अमीर है कुछ गरीब है, बट एक्चुअल में वो उनकी अपनी कमाई है जिन्होंने कमाया है। वो इसलिए नहीं है कि किसी सोसाइटी ने एक इंसान को ज्यादा दिया और एक इंसान को कम दिया है। जिसको कम मिला उसको मिला कम है क्योंकि उसने कमाया ही कम था। ठीक है, वर सम बरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज, समटाइम्स मेगालिथ कंटेन्स मोर देन वन स्केलेटन। अब कहीं कहीं पर एक से ज्यादा स्केलेटन मिले हुए हैं, तो हो सकता है वो एक ही फैमिली के हों। तो लोगों ने क्या इसी तरीके से वो जो पेट होल बनाए गए हैं वो इसीलिए कि उनकी किसी बुजुर्ग की डेथ हुई है, फिर उनकी कोई दादी है उनको भी वहीं पर दफनाया गया है, फैमिली के अगले मेंबर है उनको भी वहीं पर डाला गया है, तो सब लोगों को एक साथ दफनाया जाता है फैमिली मेंबर्स को। वो शायद फैमिलीज के रहे होंगे। तो हु डाइड लेटर वर बॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पॉट होल्स,
स्टोन सर्कल्स और बॉर्डर्स प्लेस ऑन द सर्फेस प्रोबेबली टू फाइंड द बरियल साइट। तो उसके ऊपर वो स्टोन बॉर्डर्स वो उस साइट को मार्क करने के लिए रखे जाते थे। अ स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। अब इनाम गांव जो है वहां पर एक स्पेशल बरियल मिलता है। इनाम गांव महाराष्ट्र में आ जाता है। इट्स अ साइट ऑन द रिवर घोड़, अ ट्राइब्यूटरी ऑफ द भीमा। भीमा नदी की ट्राइब्यूटरी है घोड़ नदी, उसकी साइट के पास में है इनाम गांव। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। तो 3600 से 3700 साल पहले यहाँ पर लोग रहते थे इनाम गांव में। Here adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head towards the north. जो अडल्ट थे, बड़े लोग थे, उनको जमीन में दफनाया जाता था और उनका सिर नॉर्थ की तरफ रखा जाता था, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा जाता था, नॉर्थ की तरफ उनका हेड होता था। समटाइम्स बरियल्स वर विद इन द हाउसेस। कुछ बरियल्स हाउस के अंदर ही होते थे, मतलब अंदर ही लोगों की कब्र, मतलब जो पहले बड़े बड़े वो होते थे ना, लोगों के घर छोटे नहीं होते थे, बड़े बड़े होते थे, उनमें बहुत बड़ा बरामदा है, बहुत बड़ा एरिया वहां पर, तो घर के अंदर ही उनमें लोगों को दफनाते थे। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वॉट एवर प्लेस विद द डेड। फिर बर्तन जो मिट्टी के, उसमें पानी और खाना उस इंसान के लिए रख के साथ में दफनाते थे। तो ये तो ना कॉमन सेंस हम भी जानते हैं कि जो इंसान मर गया है वो नीचे जाके थोड़ी ना खाएगा। तो वो उनकी आफ्टर लाइफ की ही सोच थी कि इंसान को अगले जन्म में खाने पीने की कभी भी कोई कमी ना हो, इसके लिए वो चीजें उसके साथ शायद दफनाई जाती थी। One man was found buried in a large four-legged clay jar in the courtyard of a five-roomed house. एक इंसान है वो फाउंड बरिड इन अ लार्ज फोर लेग्ड क्ले जार, मतलब एक बहुत बड़ा क्ले का जार है, बहुत बड़ा, उसके अंदर उसको बरिड किया गया है। और फिर एक 5 कमरों का घर है, उसमें से एक में है, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइट। तो जो उस इनाम गांव में सबसे बड़ा घर था, वो 5 कमरों का, मतलब बड़ा घर था, उसमें वो दफनाया है। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी। इस घर में एक ग्रेनरी भी थी। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग पोजिशन, मतलब जैसे वो आलती पालती मार के जैसे बैठते हैं क्रॉस लेग ऐसे करके, उस पोजिशन में उसके दफनाया गया है। तो ये हो सकता है कोई चीफ हो जो शायद समाधि करते हुए समाधि जिसने ले ली हो, साधना करते करते ही अपना देह त्याग किया हो। What skeleton studies tell us? और दूसरा, मतलब वो उस घर का सबसे बड़ा, मतलब उस साइड का सबसे बड़ा घर था, तो शायद वो चीफ रहा हो पूरी की पूरे गांव का, अमीर इंसान हो या फिर कोई। What skeleton studies tell us? अब जब skeleton जो खोद रहे हैं, अभी लोग जो मर गए हैं उनके हड्डियों को क्यों बाहर निकाल रहे हैं, उनसे क्या पता चलेगा। Sometimes people decide on the basis of what is found with the skeleton, मतलब उससे उस समय पर क्या लोग करते थे, कैसे रहते थे, उसका पता चलता है। अब स्केलेटन के पास ज्वेलरी मिली है, तो हो सकता है वो किसी औरत की हो, लेकिन हो सकता है वो आदमी की भी हो, क्योंकि उस समय पर आदमी और औरत दोनों ही ज्वेलरी पहनते थे। जैसे अभी सिर्फ औरतें पहनती है ना, कान में, हाथ में, ये सब आदमी भी पहनते थे। कानों के कुंडल हैं, हाथों में हैं, पैरों में है, ये दो इक्वली रहा था। बस वेस्टर्न कल्चर जैसे जैसे आया वैसे वैसे ही ये चेंज हुआ कि आदमी ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, मतलब वेस्ट की कॉपी करने लग गए। सजना संवरना औरतों का काम है, आदमियों का नहीं है, ये तब से हुआ। उससे पहले तक आदमी और औरत दोनों ही ज्वेलरी पहनते थे, मतलब समझो आज से 200-300 साल पहले की ही बात है बस। अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ अ स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। अब बाकी तो शरीर गल चुका है, सिर्फ हड्डियां ही बची हैं, तो बोन स्ट्रक्चर से ही इंसान के औरत या आदमी होने का पता लगाया जा सकता था, क्योंकि जो हिप और पैल्विक एरिया है वो औरतों का थोड़ा सा बड़ा होता है। उनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि बच्चे को उनको बर्थ देना होता है, ठीक है, वो एक बच्चे को जब पैदा करते हैं इसके लिए उनका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, पैल्विक एरिया, हिप एरिया। तो ये समझा जा सकता है कि ये किसी औरत का है। दीज डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज, मतलब आज की जो स्केलेटन स्टडीज है उसके हिसाब से ये हिसाब लगाया गया है, क्योंकि पहले भी तो औरतें जननी तो माँ ही रही होगी ना, आदमी थोड़ी ना करते होंगे पहले। ठीक है, अबाउट 2000 ईयर्स अगो देयर वाज अ फेमस फिजिशियन नेम्ड चरक। आज से 2000 साल पहले, मतलब हम 2023 में है ना, तो 2000 साल पहले चले जाओ, ठीक है, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था वेस्ट साइड में। और इंडिया में क्या हो रहा था, इंडिया में एक चरक नाम के फिजिशियन थे who wrote a book on medicine known as चरक संहिता।
चरक संहिता मतलब मेडिसिन पर एक बुक लिखी है, उसमें ना बहुत टाइप की सर्जरीज हैं, सब कुछ मतलब इतना ज़्यादा आगे था इंडिया उस साल, आज से 2000 साल पहले। उसमें लिखा कि देयर ही स्टेट्स दैट ह्यूमन बॉडी हैज 360 बोन्स, ह्यूमन के पास 360 बोन होती है, जबकि अभी की जो एनाटॉमी है मॉडर्न, उसमें 200 हड्डियां लिखी जाती हैं। तो चरक ने शायद 360 पर पहुंचा कैसे, कि उसने टीथ, जॉइंट्स और कार्टिलेज सभी को उसमें ऐड किया है। ठीक है, तो ये सोचना कि शरीर की हड्डियों को उस समय पर कैसे पता लगा, अभी तो हम एक्सरे करते हैं, उन चीज़ों से पता लगाते हैं, तब ये कैसे पता चला होगा। तो वो तो हमें, हाँ, औजार वगैरह चरक संहिता में ना सर्जरी करने के, इलाज करने के औजार भी है, मतलब अभी की जैसे काट कर सर्जरी होती है वैसे औजार होते थे उस समय पर। तो अभी की जो कॉपी कर रखा है ना सब मॉडर्न एनाटॉमी ने, ये जो औजार है ये चरक संहिता से एज इट इज कॉपी कर रखे हैं कई, मतलब मैंने खुद देखा है। तो वेस्ट ने सब कुछ ईस्ट का कॉपी किया है, सब कुछ। ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव, archaeologists have found seeds of wheat, barley, rice, pulses, millets, peas and sesame. आर्कियोलॉजिस्ट को इनाम गांव की जगह पर मिलते हैं व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सीसम, मतलब ये लोग उस समय पर खाते थे। ये इंडियन क्रॉप्स हैं। बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, many bearing cut marks that show that they have been used as food also have been found। मतलब उनकी एनिमल्स की जो बोन्स है उस पर कट लगे हुए हैं, तो मतलब उसको काटा किस लिए, उसको छाल, उनकी जो मांस है हड्डी से अलग करने के लिए यूज किया होगा, तभी बोन्स पर उनके कट लगे होंगे। तो ये है कि वो खाए गए होंगे मारकर। ठीक है, तो उसमें से क्या है, मतलब जो मांस, यानी कि उस समय के लोग मांस खाते थे, और उनमें से जो जिनका मांस खाया जाता है या जिनको पाला जाता है, उन सभी में इंक्लूड करते हैं कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, sambar, spotted deer, black buck, antelope, hare, mongoose, besides birds, crocodile, turtle, crab, fish, सब कुछ। There is evidence that fruits such as bear, आंवला, जामुन, dates and a variety of berries were collected। तो हम आज आंवला, बेर, जामुन खाते हैं, ये भी उस समय से हैं। कई सारी चीजें जो है ना वो डिस्टिंक्ट हो जाती हैं समय के साथ साथ, तो जो अभी तक चल रही है उनमें से ये है। यूज दिस एविडेंस टू लिस्ट द पॉसिबल ऑक्यूपेशन ऑफ किलर इन आमगांव। तो इससे हम ये अंदाजा लगा रहे हैं क्यों क्यों पढ़ रहे हैं ना ये सब लोग, हम कि भाई क्यों, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो उस समय पर ये ऐसे ही हवा से तो नहीं आ रहे हैं ना, लोग क्या चीज ऑक्यूपेशन उन लोगों का है ये इनसे पता चलता है। मतलब ये जानवर हैं तो मतलब वो उनको पाल भी रहे हैं और खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। मेन जो ऑक्यूपेशन है उन लोगों का वो क्या है, वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन ऋग्वेदिक टाइम के बाद होने लग गया था। तो जो ज्यादा चीजें मिल रही है, इससे पहले ना इतने सारे टाइप के वो नहीं मिलते थे, मतलब फ्रूट्स और क्रॉप्स और एनिमल्स इतने ज्यादा एविडेंस में नहीं है, इस समय पर ज्यादा है। तो मतलब इस समय पर इनकी प्रधानता ज्यादा है, इस समय पर लोग ज्यादा उस चीज को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, एल्सवेयर, तो इस समय पर बाकी दुनिया क्या कर रही है। चाइना, फाइंड चाइना एटलस, तो हमारे ईस्ट साइड में चाइना आ जाता है। 3500 साल पहले चाइना में फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना। चाइना में भी जो सबसे पहले एविडेंस लिखाई के आ रहे हैं वो 3500 साल पहले हैं। दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल बोन्स, जो एविडेंस मिले हैं वो जानवरों की हड्डियों पर राइटिंग के एविडेंस है चाइनीज के। तो पेज पर भी लिखते होंगे, हड्डियों पर लिख रहे हैं तो हड्डियों के प्रिजर्व जो मिल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ऑरेकल बॉन्स बिकॉज दे वर यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए, मतलब एस्ट्रोलॉजी टाइप की चीजें उस समय से हैं। किंग्स गॉट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चंस ऑन द बोन्स, जो राजा है वो बोन्स पर क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, और वुड दे विन बैटल, मतलब वुड द हार्वेस्ट बी गुड, क्या हम युद्ध जीतेंगे, क्या अच्छी फसल होगी, क्या मुझे पुत्र होगा। अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब उस समय ये चीजें लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रखती थी। अभी हम अगर मान लो क्वेश्चन करेंगे तो अरे हम सरकारी नौकरी लगेगी क्या, क्योंकि आज के समय पे सरकारी नौकरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, उस समय पर ये इंपॉर्टेंस रखते थे लोगों के लिए। ठीक है, द बोन्स वर देन
पुट इनटू द फायर एंड दे क्रैक बिकॉज ऑफ द हीट। फिर उस पर क्वेश्चन लिखने के बाद उसको फायर में डाल दिया जाता था और फिर हीट के कारण वो बोन क्रैक होती थी। फिर जो फॉर्च्यून टेलर है, ठीक है, जो ज्योतिष है, वो इन क्रैक्स की स्टडी करता था और उसके हिसाब से, मतलब जैसे ये यहाँ पर एक क्रैक आया हुआ ना बोन्स में, ये इस क्रैक की स्टडी कर के अनुसार, जैसे हम हाथ की रेखाएं पढ़ते हैं, वो शायद ये रेखाओं को पढ़ते थे और फ्यूचर बताते थे कि ये होने वाला है। दीज किंग्स लिव्ड इन अ पैलेस इन सिटीज। ये जो राजा थे ये पैलेसेस में रहते थे। अब हम ऋग्वेद में राजा की बात क्या करते हैं, वो पैलेस में नहीं रहते थे। यहाँ पर जो राजा थे वो डिफरेंट टाइप के थे, वो पैलेस में रहते थे। दे अमेज वास्ट क्वांटिटी ऑफ वेल्थ। उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होती थी, इंक्लूडिंग लार्ज एलोबरेटली डेकोराइज ब्रॉन्ज वेसल्स। अब वो बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर ब्रॉन्ज के वेसल्स हैं, लेकिन उनके पास आयरन नहीं था। आयरन नहीं था, इसीलिए इंडिया से वो थोड़ा सा पीछे थे। इंडिया आयरन का यूज के कारण ही थोड़ा सा सिविलाइज्ड लोग हो गए थे। बहुत ज्यादा यूज है क्योंकि आयरन ज्यादा सख्त है, तो उससे वेपन्स बन सकते हैं। ब्रॉन्ज नरम हो जाता है, कॉपर और ब्रॉन्ज नरम होते हैं और आयरन लोहा सबसे सख्त पड़ जाता है। तो इसीलिए आयरन चाइना में उस वक्त नहीं था, लेकिन इंडिया में लोग आयरन का यूज कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें हमने समझ ली है। चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। अब कुछ डेट्स देखते हैं। बिगिनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेदास। वेदों का लिखना 3500 साल पहले, यानी कि 1500 BC में हुआ था सबसे पहले। सबसे पुरानी बुक्स है, सबसे पहला एविडेंस है, रिटन एविडेंस। बिगिनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ अबाउट 3000 ईयर्स अगो। मेगालिथ जो बनने थे वो 3000 साल पहले, मतलब 1000 BC में मेगालिथिक कल्चर था। सेटलमेंट इनाम गांव। अब इनाम गांव जो महाराष्ट्र में है, ये मेगालिथिक कल्चर से बिलोंग करता है। तो ये क्या है, 3600 से 2700 साल के बीच का है लगभग। चरक जो है वो 2000 साल पे थे। ये जो चरक संहिता है ये आगे, ये वैदिक पीरियड का नहीं है ये चरक, ठीक है। ये कहाँ पे है, महाजनपद पीरियड में है। मतलब आगे जो हम देखेंगे ना कि गंगा और यमुना के नदी के पास महाराजे राजा रजवाड़ों का बसना शुरू हुआ था, दूसरी सिटीज बसनी शुरू हुई थी 500 BC में। ठीक है, तो ये उस समय का है चरक, अबाउट 2000 ईयर्स अगो। ओके, सुक्त मतलब वेल सेड। जो ऋग्वेद के सुक्त हैं, श्लोक है, उनको सुक्त कहा जाता है, जिसका मतलब है वेल सेड। चैरियट्स क्या है, रथ, यूज्ड इन बैटल्स, बैटल में यूज होते थे। यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस, इंग्लिश में यज्ञ को जो हम हवन वगैरह करते हैं उसको सेक्रीफाइस कहा जाता है, और एक्चुअल में इंग्लिश में सेक्रीफाइस का मतलब दूसरा भी होता है। ठीक है, दास मतलब स्लेव, और मेगालिथ स्टोन बोल्डर्स। ओके, अब ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। इसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे, और इस चैप्टर में आपको कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कैसा लगा मेरी वीडियोस, वो भी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, कुछ एक्स्ट्रा मुझे ऐड करना चाहिए तो। और प्लीज़ जाने से पहले मेरी वीडियोस आप देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपके लिए बना रही हूँ वीडियोस, आप मेरे लिए ये बदले में कर सकते हैं। ठीक है, आपका कुछ नहीं जाता इस सब्सक्राइब बटन दबाने में, लाइक और शेयर करने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। टाटा, बाय बाय।